So we'll start with electrostatics of 12th. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 आज से स्टार्ट होगा। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले 11th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हमने कवर किए लास्ट लेक्चर में, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बाकी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विल फर्स्ट स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आगे जाके एक सिमिलर कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेरी सिंपल आइडिया। इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखे थे, याद है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, these are the lines, imaginary lines which start from positive charge and end at negative charge. तो अगर मेरे पास एक रीजन है, एंड बाय द वे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बाद 3 टाइप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखे थे। एक था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक था रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह पे सेम होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या तो डायरेक्शन इट विल बी डिफरेंट। तो यू हैव टू रिमेंबर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। Non-uniform electric field is an electric field in which either magnitude or direction or both are different. और एक तो रेडियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस either converge at a single point या फिर diverge from a single point. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होना चाहिए। तो वी हैव अ रीजन ऑफ स्पेस, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आई विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं फिलहाल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आई एम शोइंग ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस केस। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एरिया है, आई हैव सम एरिया, इस एरिया में से कितने फील्ड लाइंस इस एरिया को नॉर्मली पास हो रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a given area normal to it is known as electric flux. तो electric flux का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, the number of electric field lines passing through a given area normal to it. The number of electric field lines passing normal या फिर passing normally through a given area is known as electric flux. Simple, याद रहेगा। The number of electric field lines passing through a given area normal to it is known as electric flux. अब हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही है, इट्स नॉट रियली ऑलवेज द सेम। तो ऐसा है कि हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ये एक सरफेस को परपेंडिकुलर ही पास होंगे, ऐसा नहीं होता है। यू मे हैव lines which are passing through a given area but they are not normal to the area। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बाय डेफिनेशन फ्लक्स क्या था? फ्लक्स था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पास होना चाहिए? परपेंडिकुलर। यहाँ पे वैसा है नहीं, तो एक काम करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार। अब ये जो एरिया है इसको मैं बोलता हूँ डी एस, एंड इफ यू रिमेंबर D stands for small और S होता है सरफेस। तो क्योंकि ये एरिया हमने स्मॉल लिया इसलिए इसको नाम दिया ds। What we will do is, अब तक तुमने ये देखा था कि एरिया ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड, whereas वेक्टर में यू हैव डायरेक्शन ऑल्सो। तो एक काम करेंगे, ये जो ds है सरफेस एरिया है इसको वेक्टर बना देंगे। वेक्टर बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा इसको? डायरेक्शन। तो हम लोग एरिया को डायरेक्शन कैसे देते हैं? उसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो व्हाट वी डू इज टू मेक एरिया वेक्टर, हम उसी एरिया एलिमेंट पे एक वेक्टर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो नॉर्मल होता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया।
तो अब हमारे पास ये जो सरफेस एरिया था, स्मॉल एरिया एलिमेंट था, वो क्या बन गया, वेक्टर बन गया। ई बार इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस बार, इसमें जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। देन ये जो ई बार है, इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स कर लेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और एक कंपोनेंट ये है। तो दिस कंपोनेंट इज विच कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, क्योंकि ये एडजेसेंट है, और एक और है साइन कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एरिया को परपेंडिकुलर है, कॉस कंपोनेंट, और कौन सा एरिया को पैरेलल है। और हमने डेफिनेशन में, फ्लक्स का डेफिनेशन में कौन सा कंपोनेंट लिया है, नॉर्मल। तो ई साइन थीटा ये हमारे काम का नहीं है, तो भूल जाओ इसको। तो अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है तो कौन सा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, कॉस कंपोनेंट। अब दिखाते वक्त मैंने सिर्फ एक फील्ड लाइन दिखाया, बट ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी इस एरिया के हर एक पॉइंट से एक फील्ड लाइन पास होगा। क्यों, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस है, विच मीन्स कि एरिया के हर एक पॉइंट में से एक फील्ड लाइन पास होगा। तो टोटल कितने ई कॉस कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा इंटू डी एस, हर एक पॉइंट में से। तो फ्रॉम ईच पॉइंट यू हैव वन ई कॉस थीटा पासिंग थ्रू इट। तो टोटल कंपोनेंट्स कितने होंगे, नॉर्मल टू द एरिया ई कॉस थीटा इंटू डी एस। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। और मैंने फ्लक्स के लिए डी यूज किया, मतलब स्मॉल फ्लक्स, क्योंकि एरिया भी क्या था, स्मॉल था। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा मतलब क्या आएगा, ई बार डॉट डी एस बार, राइट। तो दिस इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो जिनको नहीं समझा मैं वापस एक बार बताता हूँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन तुमको पता होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने उस रीजन ऑफ स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहाँ पे एक एरिया एलिमेंट ले लिया। वी हैव टेकन अ स्मॉल एरिया एलिमेंट हियर। बाय डेफिनेशन इस एरिया एलिमेंट में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली पास होते हैं, वो होता है फ्लक्स। ये एलिमेंट था ds, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड E। बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो पास एट सम एंगल। तो इस केस में अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है तो हमने एरिया एलिमेंट को पहले तो वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। वेक्टर में कन्वर्ट कैसे किया, तो डायरेक्शन दे के, डायरेक्शन कैसे देते हो, उसी एलिमेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट इज नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट, और ये एंगल क्या है, थीटा है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स कर लिए। एक था ई कॉस थीटा विच इज नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट, एक है ई साइन थीटा विच इज पैरेलल टू द एरिया एलिमेंट। ई साइन थीटा ये फिलहाल हमारे काम का नहीं है, क्योंकि फ्लक्स डिफाइन करने के लिए हमको नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए होता है। तो ई कॉस थीटा इज नॉर्मल कंपोनेंट। यहाँ पे मैंने अभी फॉर सिंप्लिसिटी एक ही ई कॉस थीटा दिखाया है, लेकिन एक्चुअली इस सरफेस के हर एक पॉइंट में से एक ई कॉस थीटा पास होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू डी एस। फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और D स्टैंड फॉर स्मॉल। फ्लक्स यहाँ पे स्मॉल क्यों, क्योंकि एरिया एलिमेंट स्मॉल था। तो फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट इज E ds cos थीटा विच इज E बार डॉट ds बार बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। अब हमने जो एरिया एलिमेंट लिया है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ऐसा हो सकता है कि जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ये खुद किसी एक बहुत बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट हो। तो इट इज पॉसिबल दैट ये जो एरिया एलिमेंट हमने लिया ये खुद एक बहुत बड़े सरफेस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो हमने जो फ्लक्स फाइंड किया है वो फाइंड किया है सिर्फ थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट तो इस पूरे सरफेस पे हर जगह पे होंगे। तो यू मे हैव सच एलिमेंट्स एवरीवेयर ऑन द सरफेस। तो मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस बिग सरफेस, तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस इज सरफेस S, और ये जो एलिमेंट था इसका एरिया था dx। हमने जो फ्लक्स फाइंड किया वो कहाँ से किया, थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट।
और ये स्मॉल एलिमेंट खुद क्या है, एक बहुत बड़े सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है। इसका मतलब ये है कि इसके आजू बाजू में बाकी भी एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है तो यहाँ से भी हो रहा है, उसके बाजू में और एलिमेंट होगा, वहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो इफ यू रिमेंबर टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करते हो, इंटीग्रेशन से। एक एलिमेंट में से फ्लक्स कितना d5, दूसरे में से कितना d5, तीसरे में से कितना d5, चौथे में से कितना d5, इन सबको ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल फ्लक्स। ऐड करना मतलब क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e बार डॉट ds बार, दिस इज द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स अगर पता होगा तो नाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज गॉस लॉ। तो टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ इट इज एसेंशियल कि आपको पता होना चाहिए फ्लक्स क्या है। तो विल स्टार्ट विद गॉस लॉ। अभी गॉस लॉ कहाँ यूज होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर, अगर मेरे पास एक स्मॉल पॉइंट चार्ज हो, लेट अस से आई हैव अ स्मॉल पॉइंट चार्ज प्लस q and I want to know what is the electric field at point P at a distance r from this point charge q। क्या था, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट है वहाँ पे चार्ज नहीं है, इस पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से r है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ करना है, p पॉइंट पे करना है। तो कैसे फाइंड करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 pi epsilon 0 q by r square। वेरी गुड। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला 1/4 pi epsilon 0 q by r square। बट इफ आई हैव अ सिचुएशन लाइक, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसमें से कोई चार्ज पॉजिटिव है +q1, कोई नेगेटिव है -q2, कोई और एक नेगेटिव है q3, कोई और पॉजिटिव चार्ज है q4, कोई नेगेटिव है q5, q6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे चार्जेस है मेरे पास। मुझे इन सारे चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट सम पॉइंट p। या फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट चार्ज ही नहीं है, मेरे पास है चार्ज ऑन अ स्फीयर, और मुझे ये जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है वो कितना फील्ड जनरेट कर रहा है एट सम पॉइंट पे, ये फाइंड करना है। या फिर मेरे पास एक वायर है, इस वायर पे चार्ज है एंड आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट सम पॉइंट पी। या अदरवाइज हमारे पास एक प्लेन शीट है, इन्फिनाइट प्लेन शीट है, इस इन्फिनाइट प्लेन शीट पे चार्ज है and I want to find out what is the electric field due to this charged sheet at some point P near to it। तो ऐसे केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोगों ने 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा ही नहीं। तो आपका 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाज completely focused only on point charges। It tells you how to find out electric field due to a single point charge at a given point P by this straightforward formula 1/4 pi epsilon 0 q by r square। लेकिन जब आपके पास एक्सटेंडेड चार्जेस होते हैं, क्योंकि इन रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉइंट चार्जेस होते ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप यहीं देख लो कितने वायर दिखेंगे आपको, वायर के ऊपर चार्ज है, तो वायर के ऊपर चार्ज है तो पॉइंट चार्ज तो नहीं है, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इन रियलिटी चार्जेस यू विल फाइंड एक्सटेंडेड लाइक ऑन अ प्लेन शीट और ऑन अ वायर और ऑन अ स्फीयर। या फिर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें कोई चार्ज पॉजिटिव है, कोई चार्ज नेगेटिव है। तो इन सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना, दैट इज व्हाट गॉस लॉ टेल्स यू। तो इसका अगर स्टेटमेंट आपको याद होगा, बिकॉज वी हैव सीन दिस आल्सो इन 11th स्टैंडर्ड, अगर आपको याद होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? वो तो लिख के भी दिया है मैंने, 12th के नोट्स में भी दिया है आपको। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा कुछ लिखा है ना? अरे डेफिनेशन भूल गए, स्टेटमेंट भूल गए। द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। तो द फ्लक्स of net electric field
the flux of net electric field at any point is equal to, चलो फ्लक्स बोल ही दिया तो the flux of net electric field is equal to, the net electric field क्यों बोला बताता हूँ मैं, is equal to what, is equal to charge enclosed divided by epsilon 0 divided by epsilon 0. आ रहा है कुछ याद, थोड़ा सा वर्ड हियर एंड देयर. द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, ओके, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to charge enclosed divided by epsilon 0. तो बेसिकली ऐसा है, अभी मैंने बताया कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस था, इसमें कोई चार्ज पॉजिटिव है, कोई चार्ज नेगेटिव है, और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तुमको सबसे पहले ये सारे चार्जेस को एनक्लोज करना पड़ेगा. एनक्लोज करना पड़ेगा मतलब तुमको एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा. तो आई टेक सम इमेजिनरी सरफेस हियर. ये जो इमेजिनरी सरफेस है क्या कर रहा है, सारे चार्जेस को एनक्लोज कर रहा है. अब देखो आइडिया ये है, जैसे आपने अभी भी देखा, एक सिंगल चार्ज का फ्लक्स किस में से पास होता है, एक सरफेस में से. तो यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है क्या, नहीं, यू हैव नंबर ऑफ चार्जेस. तो हर एक चार्ज इंडिपेंडेंटली क्या जनरेट कर रहा है, फ्लक्स. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अवे. तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स क्या होगा, अवे होगा, और नेगेटिव का क्या होगा, टूवर्ड्स होगा. तो ये बाहर जाने वाला पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स और अंदर आने वाला नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. तो जो नेट फ्लक्स बचा that is equal to charge enclosed by epsilon 0. तो the flux of net electric field, net field क्यों बोला है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड जनरेट करता है वो होता है अवे, और नेगेटिव जनरेट करता है वो होता है टूवर्ड्स. तो नेट मतलब सब्ट्रैक्ट करके, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग करने के बाद जो बचा दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सब चार्जेस का मिला के जो फील्ड बना थ्रू अ क्लोज सरफेस. तो इन सारे चार्जेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ पे फील्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स होता है. वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड एज फ्लक्स. तो ये सारे चार्जेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो फ्लक्स है किस में से है, क्लोज सरफेस. उसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. बाय द वे ये जो तुम सरफेस लेते हो ना, ये इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको बोलते हो गॉसियन सरफेस. क्या बोलते हैं इसको, और ये जो गॉसियन सरफेस होता है इसका शेप डिपेंड करता है चार्ज के शेप के ऊपर. अगर चार्ज स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर है, अगर चार्ज सिलेंड्रिकल है तो गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल है. तो मैथमेटिकली स्पीकिंग total flux phi is equal to charge enclosed by epsilon 0. लेकिन टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, क्या था, इंटीग्रेशन E bar dot ds bar. Therefore you can also write down this as total flux equal to integration E bar dot ds bar equal to charge enclosed by epsilon 0. तो यह है गॉस लॉ का स्टेटमेंट. अब आपको एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, आप लोगों को गॉस लॉ को प्रूव करना एक्सपेक्टेड नहीं है. आपको सिर्फ उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए एंड देन यू आर डायरेक्टली सपोज टू अप्लाई दिस. लेकिन हम लोग प्रूव भी करेंगे कि सच में ऐसा होता है. तो पहले तो स्टेटमेंट याद होना चाहिए. सिंपल, क्या है स्टेटमेंट, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0. तो हम पहले इसको प्रूव भी कर लेंगे. तो एक काम करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आई विल टेक सम क्लोज सरफेस. इस क्लोज सरफेस में O पॉइंट पे एक चार्ज है +Q.
So consider a closed surface. Let a charge plus q be placed at point O. Then there is a point P on this closed surface where we want to find out electric field intensity due to this charge plus q. तो हमको P पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. किसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का. और ये जो पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस है R फ्रॉम द चार्ज. बराबर. एंड ऑफ कोर्स एज यू नो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे. सो एट पॉइंट P the direction of electric field is outwards, मतलब it is basically radially outwards, away from the charge. तो P point पे electric field is directed away from the charge. अभी मैंने बताया आपको कि गॉस लॉ के लिए हम लोग क्या करते हैं. गॉस लॉ is total flux equal to charge enclosed by epsilon 0. तो सबसे पहले what we will do is जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे हम सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एरिया एलिमेंट. और इस एरिया एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ds. तो इमेजिन एन एरिया एलिमेंट ds एट पॉइंट P. एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शन एट ऑफ एरिया एलिमेंट? बाय ड्राइंग. अरे अभी तो बताया था मैंने एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होता है. नॉर्मल टू इट. तो उस एरिया एलिमेंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो. अभी ये नॉर्मल दिख नहीं रहा है तो मेरे को एरिया एलिमेंट की जगह चेंज करनी पड़ेगी. आई हैव टू चेंज इट. ओके, वो ऐसा ही होता है. जस्ट अ मिनट, कोई बात नहीं. आई विल जस्ट टेक एरिया एलिमेंट हियर. ये आ गया नॉर्मल. This is ds and electric field मैंने पॉइंट P शिफ्ट कर दिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा मोर और लेस. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E. यहाँ पे वो पॉइंट P था जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ये एरिया एलिमेंट ds है तो ये मैं हटा देता हूँ. आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर. गुड, डन. फाइन. नाउ एज यू सी ये जो एरिया एलिमेंट है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों में जो एंगल है उसको नाम दे देंगे थीटा. व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट? फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट d फाई क्या था? E बार डॉट ds बार, मतलब क्या था? E ds cos थीटा. गुड, पक्का. लेकिन what is electric field due to a point charge at a distance r? इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है? 1/4 pi epsilon 0 q by r square. इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have d phi equal to 1/4 pi epsilon 0 q by r square ds cos theta. राइट. चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड, वहाँ पे आपने ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन किए थे. उसमें से एक था सॉलिड एंगल, एक था प्लेन एंगल. तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इसको मैं लिखता हूँ ds cos थीटा बाय r स्क्वायर. ये होता है सॉलिड एंगल. व्हाट इज सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल? जागो, वेकअप. आप लोगों का बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर 7-8 आवर्स में भी. व्हाट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल? अगर मेरे पास सर्कल है, सर्कल के एक आर्क ने जितना एंगल सबटेंड किया, सर्कल के एक आर्क ने जितना सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, उसको आप बोलते हो प्लेन एंगल, 2D एंगल. मेरे पास अगर एक स्फीयर है और स्फीयर के एक पोर्शन ने, जैसे ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, दैट इज पोर्शन ऑफ अ स्फीयर, इसके पोर्शन ने जितना एंगल सबटेंड किया सेंटर ऑफ द स्फीयर में, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल इज 3D एंगल. तो जब एरिया एक पॉइंट पे एंगल बनाता है दैट इज सॉलिड एंगल, और एक लाइन जब एक पॉइंट पे एंगल बनाता है दैट इज प्लेन एंगल. तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग एट दिस पेन,
ये पेन आपके आंखों पर जो एंगल बनाएगा दैट इज प्लेन एंगल। और इफ यू लुकिंग एट दिस बुक, ये एक एरिया है, तो एरिया आपके आंखों पर जो एंगल बनाएगा दैट इज सॉलिड एंगल। फॉर एग्जांपल इफ यू लुकिंग एट मून, मून जो एंगल बनाएगा दैट इज सॉलिड एंगल। तो बाय डेफिनेशन एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर इज सॉलिड एंगल एंड इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। इसको हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। तो डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा, वेयर डी ओमेगा इज सॉलिड एंगल विच इज बाय डेफिनेशन ds cos थीटा बाय r स्क्वायर। हमको फाइंड करना था टोटल फ्लक्स, हमने फाइंड किया फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, एज आई जस्ट टोल्ड यू, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर डायरेक्शन में अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से भी पास हो रहा है, तो इट इज पासिंग थ्रू ऑल डायरेक्शन। हमने फिलहाल फ्लक्स लिया है सिर्फ एक एलिमेंट से, तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट। सो टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हो, बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, स्मॉल एरिया एलिमेंट का, डी फाई। तो फाई इक्वल टू मतलब इंटीग्रेटिंग ओवर फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो याद आएगा आपके पास क्या था ये डी फाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ओमेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बचा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अगर आपको पता होगा ये जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा होता है दिस इज टोटल सॉलिड एंगल, और टोटल सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4 पाई। कितनी होती है, कितनी होती है, 4 पाई। मतलब अगर मैंने इसके आजू बाजू भी एलिमेंट्स लिए होते तो वो सारे एलिमेंट्स भी एंगल बनाएंगे। कहाँ पे एंगल बनाएंगे, सेंटर पे। कितना बनाएंगे, डी ओमेगा। उसके बाजू में और एक एलिमेंट है वो कितना बनाएगा, डी ओमेगा। और एलिमेंट कितना बनाएगा, डी ओमेगा। तो टोटल सॉलिड एंगल जो बनता है ना दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 पाई। तो व्हाट इज फ्लक्स, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई। 4 पाई हो गया कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन यही चार्ज क्या था, ये चार्ज था चार्ज एनक्लोज्ड, और ये फ्लक्स क्या था, इंटीग्रेशन e बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, हेंस प्रूव्ड। गुड, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। यू हैव टू नो स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि हमको एप्लीकेशंस देखने हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स, या फिर आप बोल सकते हो फ्लक्स of net electric field through a closed surface is equal to charge enclosed by epsilon 0। तो टोटल फ्लक्स मतलब कौन, e बार डॉट ds बार, या फिर कौन, फाई। ये क्या होता है, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। ये हमको शो करना था। ये शो करने के लिए हमने क्या किया, एक रैंडम शेप का, आर्बिट्री शेप का सरफेस ले लिया। इस सरफेस के अंदर एक पॉइंट O है जहाँ पे चार्ज कौन सा है, +q, करेक्ट। फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट इमेजिन कर लिया, सम पॉइंट P इमेजिन कर लिया यहाँ पे। इस P पॉइंट का डिस्टेंस O से है r, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, ये डिस्टेंस था r। हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इमेजिन कर लिया, तो वी हैव टेकन अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ओवर हियर। ये एरिया एलिमेंट स्मॉल है तो इसका एरिया है ds, और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, बाय ड्राइंग ए नॉर्मल टू इट। तो ये आ गया डायरेक्शन ds। गुड, ई बार और ds में एंगल कितना है, थीटा है। तो व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज q पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, इट इज d phi इक्वल टू ई बार डॉट ds बार विच इज e ds cos थीटा। लेकिन e क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर। अब बाय डेफिनेशन ये जो ds cos थीटा बाय r स्क्वायर है, ये बाय डेफिनेशन है सॉलिड एंगल। तो ये आ गया q/4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा, वेयर d ओमेगा इज सॉलिड एंगल। लेकिन ये फ्लक्स तुमने किस में से कैलकुलेट किया, ओनली थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स हर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन से बाहर जा रहा है तो यहाँ से भी आगे जा रहा है। इट इज
इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसे हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट वहां कंसिडर किया, हम पूरे सरफेस को ऐसा इमेजिन कर सकते थे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। तो फ्लक्स तो हर एक में से पास होगा, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे? बाय इंटीग्रेटिंग। तो बाय इंटीग्रेटिंग वो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। लेकिन इंटीग्रेशन डी ओमेगा इस टोटल सॉलिड एंगल जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 4 पाई। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, 4 पाई हो गया कैंसिल। तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया? q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन टोटल फ्लक्स मतलब कौन होता है? इंटीग्रेशन e बार डॉट ds बार, और q क्या था? चार्ज एनक्लोज था, तो हेंस प्रूव्ड। बट अब ये जो गॉस लॉ है, we can use Gauss law to find out electric field in total। इसके 4 एप्लीकेशंस है, आपको सिलेबस में 3 है, पुराने सिलेबस में 4 थे, अभी 3 है। नंबर 1 हमको फाइंड करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, वो चार्ज शेल है, मतलब एक स्फीयर है विच इज अ हॉलो स्फीयर, क्योंकि शेल मतलब हॉलो होता है। उस शेल पे चार्ज है एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट कंडक्टिंग स्फीयर। नंबर 2 हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विच कंटेन्स चार्ज, और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट सम पॉइंट P। नंबर 3 हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है, इन्फिनाइट प्लेन शीट, इसके ऊपर चार्ज है and we want to find out what is the electric field due to this infinite plane sheet at a point near to it। तो 3 एप्लीकेशन हमको देखने हैं। इफ यू सी, पहला एप्लीकेशन आपको होगा स्फीयर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। तो हमको देखना है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। उसमें पहला एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एंड बाय द वे एक समझ में आया तो सब तीनों के तीनों अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। और चौथा था, 3 में बता दिए, चौथा था रैंडम शेप का। तो पहले केस में स्फेरिकल शेल, दूसरे में वायर इज सिलेंड्रिकल, तीसरे में प्लेन सरफेस, और जो चौथा एक एप्लीकेशन था जो न्यू सिलेबस में हटा दिया, दैट वाज ड्यू टू रैंडम शेप कंडक्टर। रैंडम शेप मतलब जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया आर्बिट्री शेप, तो वो आपको जेई नीट में काम में आएगा तब बता दूंगा, सीईटी तक के लिए नहीं है वो। Application of Gauss law. First application. What is first application? Electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. Electric field intensity. Electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell or a hollow sphere, spherical shell or hollow sphere। अब यहाँ नोटेशन बहुत मैटर करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना नोटेशन पे। अगर नोटेशन नहीं ध्यान दोगे तो गए सब, इट विल बी ऑल मिक्स्ड अप देन। तो ऐसा है, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर चार्ज है, और वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? What is the meaning of uniform charge distribution? It is same everywhere। तो अगर आप इस पूरे शेल पे कहीं पे भी इफ यू टेक यूनिट एरिया, तो आपको हर यूनिट एरिया में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज। और अगर आपको याद होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल शेल, मतलब अंदर से हॉलो है, तो कौन सा डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट हॉलो स्फीयर, अंदर से देयर इज नो मटेरियल, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे? ओनली ऑन द सरफेस। तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, लेट अस से द सेंटर इज O एंड द रेडियस इज R। यस, अभी ये याद रखना, जिसके ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि देखो ऐसा है ना, गॉस लॉ में तुमने यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ किया था, याद है क्या? इस सरफेस को नाम क्या दिया था हमने? क्या था ये? गॉसियन सरफेस।
और अगर आपको याद है तो ये गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है। क्या होता है ये? क्या होता है ये? क्या होता है ये? इमेजिनरी। हमने इमेजिन किया। क्यों किया? वो गॉस लॉ के स्टेटमेंट में था। फ्लक्स तुम कहाँ से फाइंड कर रहे हो? थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस होता है ना, ये इमेजिनरी होता है, दिस इज नॉट रियल। लेकिन चार्ज तो रियल सरफेस पे होगा ना। तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज है वो रियल सरफेस है। तो इसके आगे एज अ डिफॉल्ट नोटेशन, जहां जो कंडक्टर है उसका रेडियस में हमेशा क्या लूंगा? कैपिटल आर। और जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है उसका हम लोग रेडियस यूज करेंगे स्मॉल आर। बराबर। तो हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। इस पे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है? सिग्मा है। गुड। तो कंसिडर अ स्फेरिकल शेल of radius capital R having a surface charge density of sigma. Then we want to find out what is electric field intensity at some point P at a distance of small r from the center. तो हमको एक स्मॉल r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना है। क्या फाइंड करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पे फाइंड करना है? कहाँ फाइंड करना है? एट सम पॉइंट P। और टेम्पररीली ये जो पॉइंट P है, टेम्पररीली जो पॉइंट P है, ये मैं आउटसाइड ले रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग दिस आउटसाइड। और इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। आप किसका एप्लीकेशन देख रहे हो? गॉस लॉ। और गॉस लॉ के हिसाब से अगर गॉस लॉ यूज करना है तो फ्लक्स तुम कहाँ से मेजर करते हो? थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो अभी आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पहले तो आपको पूरे के पूरे चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। और इमेजिनरी सरफेस का शेप वही होता है जो कंडक्टर का शेप है। कंडक्टर का शेप क्या है? स्फेरिकल। तो जो गॉसियन सरफेस है उसका शेप भी क्या है? स्फेरिकल। तो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे गॉसियन स्फीयर। क्या बोलेंगे यहाँ पे? गॉसियन स्फीयर। तो याद रखना, द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस इज सेम एज दैट ऑफ कंडक्टर। तो जो शेप कंडक्टर का होगा वही शेप किसका बनाओगे? गॉसियन सरफेस का। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। बराबर। गॉसियन सरफेस क्या है? इमेजिनरी है। और रियल सरफेस कौन है? कंडक्टर है। चार्ज किसके ऊपर है? कंडक्टर। उसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। गॉसियन सरफेस क्या है? इमेजिनरी है। क्यों इमेजिन किया? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ। और गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स कहाँ से फाइंड करते हो? थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो चार्ज को पहले क्या करना पड़ता है? एनक्लोज। तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने क्या किया? एक सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो क्वेश्चन ये था, क्या मैं अगर स्फीयर छोड़ के कोई और सरफेस ड्रॉ करूं तो चलेगा? यस, ऑफ कोर्स इट वर्क्स। लेकिन उस केस में मैथमेटिक्स विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हमको मैथमेटिक्स सिंपल बनाने के लिए गॉसियन सरफेस का शेप वही रखना पड़ता है जो कंडक्टर का हो, और दूसरा कॉन्सेंट्रिक ड्रॉ करना पड़ता है, सेम सेंटर। तो इफ यू सी, कंडक्टर एंड द गॉसियन स्फीयर बोथ आर कॉन्सेंट्रिक। ओके। मैं कुछ लिखने नहीं वाला हूँ ज़्यादा यहाँ पे, वो थ्योरी आपको नोट्स देके ही रखा है। मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बताऊंगा। एक आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया तो बाकी के दो अपने आप ही हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले यू हैव अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r which has a surface charge density sigma. Number 2, there is a point P at a distance small r from the center of the sphere where you want to find out electric field intensity. To find electric field intensity, imagine Gaussian surface in the shape of a concentric sphere of radius small r. अगला स्टेप है, इस P पॉइंट पे, at this point P, consider a small area element. तो इस P पॉइंट पे हम लोग एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे ds. By symmetry,
पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे। तो एट पॉइंट पी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव। एंड बाय सिमेट्री ये जो आपको एरिया एलिमेंट दिख रहा है इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द एलिमेंट। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो एज यू कैन सी इन दिस केस ई बार और डी एस बार का डायरेक्शन क्या है, क्या है, सेम है। तो एंगल कितना है, 0। सो इन दिस केस ड्यू टू सिमेट्री E bar and ds bar have same direction, and therefore theta is equal to 0. Therefore flux through small area element at point P, flux through small area element ds at point P is, तो फ्लक्स कैसे निकालते हो, क्योंकि एरिया एलिमेंट स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल। कैसे फाइंड करते हो, ई बार डॉट डी एस बार, तो ये क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा इज कॉस 0, व्हाट इज कॉस 0, 1, तो क्या आ गया, ई डी एस। तो फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट इज ई डी एस। व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स, देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर, total flux through Gaussian sphere is अब ऐसा है कि हम लोगों ने इस पूरे के पूरे गॉसियन स्फीयर को इमेजिन करके रखा है टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो ऐसे स्मॉल एलिमेंट हर जगह पे है, इसके बाजू में भी है, उसके और बाजू में भी है, तो पूरे के पूरे सरफेस पे ऐसे एलिमेंट्स। हमने फिलहाल टेम्पररी वी हैव फाउंड आउट फ्लक्स ओनली थ्रू वन एलिमेंट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स में से टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे, कैसे करते हैं, इंटीग्रेट। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस, राइट। तो हर एक एलिमेंट में से कितना फ्लक्स था, d5। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन d5। व्हाट इज d5, eds। सही है यहां तक। अब इफ यू नो, और मैंने आज ही बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। इस पे डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। ये जो एलिमेंट है ds, वो मैं कहीं पे भी लेता, मैं यहाँ भी ले सकता था, मैं इसी एलिमेंट को कहीं और भी ले सकता था, यहाँ भी ले सकता था, या फिर मैं इस एलिमेंट को यहाँ भी लेता, तो जो टोटल चार्ज है अंदर वो सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, सेम। मतलब Q क्या है, कांस्टेंट। और ये सारे एलिमेंट का सेंटर से डिस्टेंस भी क्या है, सेम। कितना आएगा, स्मॉल r। तो ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तुमने एलिमेंट कहाँ लिया, डिस्टेंस इज सेम एंड चार्ज एनक्लोज इज ऑल्सो सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, अभी बताया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर। ये तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट है। r भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। और मुझे बताओ, कांस्टेंट को तुम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हो, तो e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds। सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ से स्टार्ट होती है। इंटीग्रेशन ds मतलब क्या, मतलब ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स थे इन सबको ऐड करना। अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते गया तो क्या बन गया, ये 2D नहीं है, ये 3D है। तो सर्कल कैसे बना, क्या बना, ये स्फीयर का सरफेस। कौन से स्फीयर का सरफेस, गॉसियन का कि कंडक्टर का, वेरी गुड। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, हाँ 4 पाई, वेरी गुड। तो लिख देता हूं, बट इंटीग्रेशन ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, बराबर, स्मॉल r, वेरी गुड।
तो ये यहाँ पे गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने पहले बता दिया गड़बड़ मत करना। तो इसको याद कैसे रखते हैं, जब तुम फ्लक्स फाइंड करते हो, फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस में से। तो इंटीग्रेशन ds ये किसका एरिया है, गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या था, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिखना है वहां पे आपको। तो ये आ गया आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ds इज 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। गुड, क्लियर, बराबर। बट इफ यू रिमेंबर, according to Gauss law, what is Gauss law? Total flux phi is equal to charge enclosed upon epsilon 0, equation number 2। charge enclosed कैसे फाइंड करोगे, by the way what is sigma, charge per unit area। मैंने लास्ट लेक्चर में सबसे आखिर में बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे स्फेरिकल शेल है, मतलब अंदर से हॉलो है, तो जो भी चार्ज है वो कहाँ पे है, ओनली एट द सरफेस। तो यहाँ पे कौन सा डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से चार्ज क्या हो गया, सिग्मा इंटू एरिया। यही चार्ज क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड है, किसमें एनक्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस में। व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। सही है, सही है, गलत है, गलत क्यों गलत है, कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज किसके ऊपर है, कंडक्टर के ऊपर, और कंडक्टर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। गुड, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इफ यू मेक मिस्टेक्स फॉर्मूला बनेगा ही नहीं फिर। इक्वेशन 3, अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें, 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, from equation number 1, 2 and 3, according to equation number 2 you have total flux equal to charge enclosed by epsilon 0। लेकिन total flux कितना आया आपका, कितना आया, E into 4 pi r square। charge enclosed कितना आया, sigma into 4 pi capital R square अपॉन क्या लिखेंगे, epsilon 0। 4 pi हो गया कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका सिग्मा r square अपॉन epsilon 0 small r square। This is the electric field due to a charged spherical shell या फिर hollow sphere having surface charge density of sigma। यहाँ तक क्लियर। तो मैं प्रोसेस वापस बताता हूँ, यही प्रोसेस अगले 2 एप्लीकेशन के लिए लगने वाला है। तो प्रोसेस था बहुत सिंपल, हमारे पास था एक कंडक्टर, कंडक्टर का शेप क्या है, स्फेरिकल है, ये हॉलो स्फीयर है, इट इज स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल का सेंटर है O और रेडियस है R। इस पे चार्ज है पॉजिटिव, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है। हमको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P। P पॉइंट तुम कहीं भी ले सकते हो, एट P पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। स्मॉल r कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर। गुड, क्लियर। तो हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तुमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, एक गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का शेप वही होता है जो कंडक्टर का शेप हो। इस केस में कंडक्टर क्या है, स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा, लेकिन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, सेम सेंटर। स्टेप नंबर 3, इसके बाद आप क्या करते हो, यू इमेजिन a small area element कहाँ पे, at the point where you want to find out electric field। तो यहाँ पे मैंने एक small area element imagine कर लिया। Now because the charge is positive, the electric field at any point on the Gaussian surface is radially outwards। किसी भी पॉइंट पे तुम अगर एलिमेंट लेते तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे होता है। क्लियर है ना। ये जो था ये गॉसियन स्फीयर है, दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, गॉसियन स्फीयर, बराबर। गुड, पक्का। एंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ ds इज नॉर्मल टू ds। तो इस केस में एज यू सी कि ds और E दे हैव सेम डायरेक्शन, एंड सिंस E bar and ds bar have same direction। और देखो मैंने इसलिए बोला ना कि हम लोगों ने स्फीयर ही क्यों ड्रॉ किया। अगर मैं रैंडम शेप लेता
गॉसियन सरफेस का। तो पता है क्या होता जो यहाँ हुआ था, क्या हुआ था, ई बार और डी एस बार का डायरेक्शन सेम था क्या? नहीं, कुछ एंगल था थीटा। अगर मैं डी एस कहीं और ले लेता तो वहां पे ना एंगल सेम नहीं बनता, यहाँ पे थीटा 1 तो यहाँ पे थीटा 2। तो इफ यू टेक रैंडम शेप गॉसियन सरफेस, प्रॉब्लम ये रहेगा कि सिमेट्री नहीं आएगी। सिमेट्री नहीं आएगी मतलब तुम एरिया एलिमेंट कहाँ ले रहे हो उसके हिसाब से एंगल चेंज होंगे। तो अगर एंगल चेंज होंगे तो आपको हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग से फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इट विल इंक्रीज योर वर्क अलॉट मैथमेटिकली। इसके लिए हमने क्या किया, जस्ट टू हैव मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, हमने वही शेप लिया गॉसियन सरफेस का जो कंडक्टर का था और उसको भी कॉन्सेंट्रिक बना दिया। कॉन्सेंट्रिक बनाने से क्या हुआ, सेम सेंटर होने से क्या हुआ, अगर सेंटर सेम नहीं होता तो भी गड़बड़ हो जाती है। सपोज ऐसा है, इफ दिस टू स्फीयर डू नॉट हैव सेम सेंटर, तो प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, जो एलिमेंट तुम ले रहे हो उसका सेंटर से डिस्टेंस सेम नहीं आएगा। एक जगह पे एलिमेंट लिया अलग डिस्टेंस है, दूसरी जगह पे लिया अलग डिस्टेंस है, दैट इज वाई हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रिक, करेक्ट। तो ई बार एंड डी एस बार है सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट, डी फाई इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार विच इज ई डी एस कॉस थीटा मतलब कॉस 0। तो ई डी एस, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। लेकिन फ्लक्स क्या सिर्फ एक एलिमेंट से पास हो रहा है क्या? नहीं, इट इज पासिंग थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं डी फाई। व्हाट इज डी फाई, एडीएस। अब ई ये कांस्टेंट इस केस में हर बार नहीं होता है, क्योंकि ई दो ही चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो ये जो ds है, मतलब ये जो p पॉइंट है, मैं पूरे गॉसियन सरफेस पे कहीं भी ले लूँ तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब स्मॉल r विल बी सेम, और चार्ज अंदर जो है वो भी क्या है, सेम है। तो e क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ds। बट अगर मैं सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट्स को ds 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 ऐड करते गया तो पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस बन जाएगा। मतलब हमको मिल जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। एज अ ट्रिक टू रिमेंबर, फ्लक्स फाइंड करते वक्त जो सरफेस एरिया होता है वो गॉसियन सरफेस होता है, तो उसमें कंडक्टर का रेडियस आएगा ही नहीं, उसमें किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का रेडियस आएगा। तो यू हैव टोटल फ्लक्स इक्वल टू ई into 4 pi r square, equation number 1. But according to Gauss law, total flux equal to charge enclosed by epsilon 0. फिर मुझे चार्ज एनक्लोज फाइंड करना है, बट व्हाट आई नो इज डेंसिटी इज चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज इज डेंसिटी इनटू एरिया, ये वही चार्ज है जो चार्ज एनक्लोज्ड है। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जब तुम चार्ज एनक्लोज फाइंड करो तो चार्ज किसके ऊपर है, कंडक्टर के ऊपर है, तो एरिया किसका लोगे, कंडक्टर का। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 और 1 कहाँ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फाई इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना आया, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे, एप्सिलॉन 0। तो 4 पाई हो गया कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। बट ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, कहाँ किया, एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब आउटसाइड द कंडक्टर। अब इसमें दो स्पेशल केसेस आएंगे फिर, तो लेट अस सी व्हिच आर दीज टू स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, केस 1, at the surface of conductor, at the surface of conductor, which means जो मेरे पास कंडक्टर था उसी के सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये था कंडक्टर, कंडक्टर के रेडियस इस कैपिटल आर, इस कैपिटल आर, इसके ऊपर चार्ज है और चार्ज का डेंसिटी सिग्मा है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसी कंडक्टर के ऊपर, तो जो P पॉइंट है वो कहाँ आएगा, इस कंडक्टर के ऊपर। और P पॉइंट का डिस्टेंस तुमने सेंटर से क्या मान के रखा है, स्मॉल r।
तो इस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर में यू विल से दैट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ऑन द सरफेस ई एस सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, सेम है। तो इन दिस केस यू हैव सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि ये दोनों हो गए कैंसल। तो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। एंड दूसरा केस है इनसाइड, सेकंड स्पेशल केस इज फॉर इनसाइड, इनसाइड द कंडक्टर। मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने 11 के बेसिक्स रिवाइज किए थे, उसमें मैंने आपको इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज बताए थे। उसमें एक प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मल टू इट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट होकर कंडक्टर के सरफेस पे खत्म हो जाते हैं, अंदर जाते हैं क्या। फिर हमने लिखा था एज अ कंक्लूजन सिंस देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो इनसाइड द कंडक्टर व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्या बोल लोगे, जीरो। रीजन क्या बताओगे, सिंस देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड या फिर देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर मैं कंडक्टर लेता फॉर एग्जांपल आई हैव दिस कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर है ओ, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड। तो मैं गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करूंगा, अंदर ड्रॉ करूंगा। इस केस में वेल बाय द वे हमने ये जो केस पहला केस जो सॉल्व किया था दिस इज फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है स्मॉल आर वो कंडक्टर के रेडियस से ज़्यादा है। जो दूसरा केस हमने सॉल्व किया दैट इज एट द सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और जो तीसरा केस हमने लिया इस केस में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस जो होगा वो इन दिस केस यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। फिर अगर तुमको सॉल्व भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कैसे करते हो, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस, जीरो, क्योंकि सारा चार्ज था ही कहाँ, कंडक्टर पे बाहर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा जीरो। अगर चार्ज एनक्लोज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। तो दो तरीके होते हैं इमेजिन करने के। नंबर वन इज दैट क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। एंड नंबर टू देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द स्फीयर, हेंस इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये तो पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन है, इफ यू सी व्हाट इज सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity due to an infinitely long straight charged wire. Electric field intensity, electric field intensity due to an infinitely long charged wire, तो हमारे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है। तो आई हैव अ वायर विच इज इन्फिनाइटली लॉन्ग, ये वायर है। एंड बाय द वे वायर इज एक्चुअली वेरी थिन, लेकिन मैं थोड़ा सा थिक दिखा रहा हूँ उसको, अदरवाइज मैं डायग्राम में ड्रॉ कर पाऊंगा। और ये जो वायर है इसका जो एक्सिस है दिस इज द एक्सिस ऑफ वायर, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ वायर। और चार्ज किसके ऊपर है, इस वायर पे है। चार्ज किस पे है, इस पे चार्ज वायर पे। कंडक्टर कौन है, वायर है, तो इस पे चार्ज है, लेट अस से पॉजिटिव चार्ज। और इन जनरल जितने भी जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम उस केस में हमेशा चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने अभी बताया था कि बाय डिफॉल्ट नोटेशन क्या रहेगा, जिसके ऊपर चार्ज है उसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर की स्मॉल आर, कैपिटल आर। तो इस वायर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। फिर हमारे पास एक पॉइंट है P पॉइंट, समवेयर ओवर हियर P पॉइंट, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r
फ्रॉम द एक्सिस, पिछले केस में इट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और यहाँ पे इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, दिस इज स्मॉल r। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस हमेशा किससे नोट करते हो, स्मॉल r से। इस केस में डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया, एक्सिस से। पिछले केस में कहाँ से था, सेंटर से। यहाँ पे किससे है, एक्सिस से। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में गॉसियन सरफेस का शेप क्या था, और इट वाज कॉन्सेंट्रिक। इस केस में गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल बट कोएक्सियल। तो हम इस केस में जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो होगा सिलेंड्रिकल शेप बट कोएक्सियल, इट विल बी कोएक्सियल। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है, द प्रॉब्लम इज दैट वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है। पिछले केस में वैसा नहीं था, फाइनाइट शेप, फाइनाइट रेडियस का कंडक्टर था। यहाँ पे कंडक्टर इज इन्फिनिटली लॉन्ग, तो हम पूरे के पूरे चार्ज को एनक्लोज नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग पूरे चार्ज को एनक्लोज करते भी नहीं है, तो हम लोग लेते हैं एक गॉसियन सिलेंडर विथ लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर एज स्मॉल एल, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस है, द डिफरेंस इज इन द प्रीवियस केस, क्योंकि कंडक्टर जो था वो फाइनाइट रेडियस का स्फीयर था, तो उस केस में हमने पूरे के पूरे चार्ज को एनक्लोज कर लिया था। यहाँ पे वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो वायर है वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो फिर मैं गॉसियन सरफेस इन्फिनाइट सिलेंडर नहीं बना सकता हूँ। आई विल टेक अ स्मॉल गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस स्मॉल आर। यहाँ तक बाकी प्रोसेस सेम है। हमारे पास एक कंडक्टर था जिसका रेडियस r था, उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। हमारे पास यहाँ पे भी एक कंडक्टर है इन द शेप ऑफ अ वायर, सिलेंड्रिकल शेप, उसका रेडियस कैपिटल R है, इस पे भी चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। हमको एक पॉइंट था P, उस P पॉइंट पे हमको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने P पॉइंट पे पहले एक क्या ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस, और वहाँ पे वो गॉसियन सरफेस कौन था, गॉसियन स्फीयर। यहाँ पे भी क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पे गॉसियन सरफेस कौन है, सिलेंडर, तो दिस इज गॉसियन सिलेंडर। उसके बाद हमने P पॉइंट पे एक एरिया एलिमेंट लिया था, वी हैव टेकन अ स्मॉल एरिया एलिमेंट एट पॉइंट P। पिछले केस में भी वैसा था, यहाँ पे भी वैसा है। फिर आपने बोला था कि ये जो P पॉइंट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे भी आउटवर्ड्स है फॉर द सेम रीजन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है रेडियली अवे। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। उसके बाद आपने बोला था कि ds, ये जो एरिया एलिमेंट तुमने लिया है ds, इसका डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द ds, तो यहाँ पे भी वही है, नॉर्मल टू द ds। एंड देन ऑफ कोर्स इन दिस केस आल्सो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री E bar and ds bar have same direction, have same directions। अब क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना है, 0, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, 1, cos 0 is 1। फिर आप पहले इस स्मॉल एरिया एलिमेंट में से फ्लक्स निकालोगे, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट d फाई इज इक्वल टू कितना आएगा फ्लक्स, E बार डॉट ds बार। व्हाट इज E बार डॉट ds बार, EDS cos थीटा। गुड, तो ये आ जाएगा आपको फ्लक्स d फाई इक्वल टू EDS cos थीटा, मतलब EDS cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अब ऐसे एरिया एलिमेंट इस पूरे गॉसियन सरफेस पे हर जगह पे है, यहाँ है, यहाँ भी है और नीचे भी है, तो हर जगह पे है। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, हर जगह पे ऐसे गॉसियन सरफेसेस आपको मिलेंगे, मतलब एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यू विल हैव स्मॉल एलिमेंट्स एवरीवेयर। अब एक कन्फ्यूजन ये होता है कि हमने सिर्फ साइड्स में क्यों लिया, हमने इसमें क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ का फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या है, फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो जो साइड फेसेस है, सर्कुलर फेसेस, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल है कि पैरेलल है, नॉर्मल है कि पैरेलल है, पैरेलल है। तो पैरेलल बाय डेफिनेशन फ्लक्स में आता ही नहीं है,
इसके लिए साइड फेसेस का टेंशन लेना ही नहीं। गुड। देन व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस? तो टोटल फ्लक्स इज, कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन करते हो d5 पे, तो इंटीग्रेशन AdS। और अगेन द सेम थिंग, ये एलिमेंट्स तुमने कहीं भी लिए होते तो डिस्टेंस क्या होता? सेम। और एरिया, एलिमेंट का एरिया क्या होता? सेम। तो E क्या है? कांस्टेंट है, राइट? गुड। व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ds? It is the area of Gaussian surface. How do you find out area of a cylinder? Area, surface area of cylinder. अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, वो वाटर बॉटल दो मेरे को। Volume is the total space occupied by a cylinder, that is area pi r square into length L. मैंने बोला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज जस्ट द सरकमफरेंस, मतलब 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये जो ds है ये वॉल्यूम नहीं है, ये कौन है? सरफेस एरिया है। किसका सरफेस एरिया है? गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सिलेंडर का। तो ये क्या आएगा? 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r बराबर स्मॉल r। वेरी गुड, स्मॉल r इंटू एल। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा फ्लक्स निकालते वक्त स्मॉल r ही लिखना, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस का होता है एरिया। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स इक्वल टू E इंटीग्रेशन ds, और इंटीग्रेशन ds 2 पाई r l, इक्वेशन नंबर 2 1, जो भी होगा वो 1। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। तो अभी क्या फाइंड करना रह गया? चार्ज एनक्लोज। अब एक काम करते हैं ना, चार्ज एनक्लोज के लिए मैं पहले लैम्डा डिफाइन कर देता हूँ। व्हाट इज लैम्डा? याद है? लैम्डा सिग्मा और रो। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड। तो चार्ज एनक्लोज्ड, व्हाट इज बाय डेफिनेशन लैम्डा? लैम्डा क्या था? भूल गए? चार्ज पर यूनिट लेंथ, बराबर। तो चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो दिस इज चार्ज एनक्लोज्ड। व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड? Q, which is lambda into L। स्मॉल l क्यों लिखा? बिकॉज स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर। तुमको चार्ज एनक्लोज्ड किस में देखना है? गॉसियन सिलेंडर में। गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? अब ऐसा क्यों कर रहे हो? गॉस लॉ अप्लाई करने का पहला कंडीशन क्या था? चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। और ये वायर कैसा था? इन्फिनाइट था। तो तुमने इन्फिनाइट वायर का चार्ज तो ले नहीं सकते, तो तुमने क्या ड्रॉ किया? गॉसियन सिलेंडर, उसका लेंथ क्या है? फाइनाइट। तो गॉस लॉ अप्लाई करते वक्त तुम चार्ज किसके अंदर देख रहे हो? गॉसियन सिलेंडर के अंदर। तो चार्ज एनक्लोज किस में देखना है? गॉसियन सिलेंडर के अंदर। तो लेंथ भी किसका लेंगे? गॉसियन सिलेंडर का। इक्वेशन नंबर 3। तो अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 में। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1 2 3, 2 क्या है? फाई इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, लेकिन फाई क्या है? E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, वो कितना है? लैम्डा एल अपॉन क्या आएगा? एप्सिलॉन 0। एल और एल हो गया कैंसल, तो E आपको मिल गया। E क्या आ गया? E शिफ्ट कर दो इसको, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाय आर। 2 पाई एप्सिलॉन 0 और आर भी शिफ्ट कर दिया तो लैम्डा बाय आर। लेकिन इसको लिखते वक्त ना हम लोग ऐसा लिखते हैं, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय आर। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता होती है, कितनी होती है? 9 × 10⁹. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड infinitely long charge wire? 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by r, where lambda is linear charge density। तो ये है आपका फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R।
तो जैसे पिछले केस में 2 स्पेशल केसेस थे, यहाँ पे भी 2 स्पेशल केसेस बनेंगे आपके। स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, कहाँ पे? ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। मतलब बेसिकली ऐसा है, ये जो वायर था, इस वायर के ऊपर ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द वायर इटसेल्फ। ठीक है, आई जस्ट ड्रॉ द वायर अगेन। तो इन द फर्स्ट case we have found out what is electric field outside the wire. In the second case we are trying to find out what is the electric field on the surface of wire. तो ये आ गया axis of wire, ये है कैपिटल R रेडियस ऑफ वायर। और अगर मुझे इसी के ऊपर P पॉइंट लेना है तो गॉसियन सरफेस का रेडियस भी कितना हो जाएगा? स्मॉल r। क्या हो जाएगा? स्मॉल r। तो इस केस में तुम स्मॉल r इक्वल टू क्या लिखोगे? कैपिटल R। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस? क्या आएगा? 1/4πε0 2 लैम्डा बाय कैपिटल R। सिर्फ स्मॉल की जगह पे क्या लिखोगे? कैपिटल R। एंड स्पेशल केस नंबर 2, इनसाइड। इनसाइड क्या होता है? 0। तो इनसाइड मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इनसाइड क्या आएगा? 0। डन, गुड। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। ऑफ कोर्स हमको क्या फाइंड करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? ड्यू टू इन्फिनाइट ये वर्ड होना चाहिए, इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। इन्फिनाइट लेंथ का हमारे पास एक वायर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जस्ट अ मिनट, लास्ट पेज था, फाइन, जस्ट अ मिनट। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। कहाँ थे? हम लास्ट पेज पे थे। इसके लिए वो बंद हो गया, कोई बात नहीं, अभी नहीं होना चाहिए, फिर भी हो गया, फाइन, जस्ट अ मिनट। सो आई जस्ट डू दिस टू अंडरस्टैंड कि कितना पेजेस हो गया पढ़ा के। तो एनीवेज, बिकॉज आई हैव टू स्टॉप समवेयर आल्सो। एक दिन में सारा खाना नहीं खा सकते ना, साल भर नहीं खाएंगे, एक दिन में खाएंगे, वैसा तो नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे डेंसिटी कौन सी है? लीनियर की सरफेस, लीनियर, क्योंकि वायर कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, लीनियर डेंसिटी है। और ये जो वायर है ये कंडक्टर है, कंडक्टर का रेडियस क्या लेते हो? स्मॉल r कैपिटल R, कैपिटल R, बराबर। देन ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P, और ये जो P पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस क्या लेते हो? एक्सिस से स्मॉल r। यहाँ पे गॉसियन सरफेस का शेप क्या लेते हो? कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर। तो यू ड्रॉ कोएक्सियल सिलेंडर, यू ड्रॉ कोएक्सियल सिलेंडर हियर इन दिस केस। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका कोएक्सियल सिलेंडर, गॉसियन सरफेस आ गया। देन ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसका लेंथ हमने क्या ले लिया? स्मॉल l। क्या ले लिया हमने? स्मॉल l, बराबर, गुड। उसके बाद अगर आपको प्रोसेस याद होगा तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे आप क्या करते हो? एक एलिमेंट लेते हो ds। क्या लेते हो? एलिमेंट ds। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है? रेडियली अवे। और इसी पॉइंट पे अगर आप एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन देखोगे तो वो भी होगा अवे, मतलब ds और E का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो पहले आप फ्लक्स फाइंड करते हो, किसमें से? इस एलिमेंट में से। कैसे फाइंड करते हो? d phi इक्वल टू E बार डॉट ds बार, दैट इज ADS cos थीटा, और cos थीटा इस केस में बनेगा 1, तो d phi आ जाएगा ADS। ऐसे एरिया एलिमेंट्स हर जगह पे है। तो टोटल फ्लक्स अगर फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन होगा d phi, इंटीग्रेशन होगा ADS, तो E आ जाएगा बाहर, क्योंकि E किसी भी पॉइंट पे, अगर गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा तो E का वैल्यू आएगा सेम, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस है सेम। तो ये आपको टोटल फ्लक्स मिल गया। हाउ मच इज द टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स क्या आ गया आपका? E इंटीग्रेशन ds, व्हाट इज इंटीग्रेशन ds? 2 pi r n,
where integration ds is the surface area of the Gaussian cylinder, equation number 1. लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2. लेकिन चार्ज एनक्लोज इन दिस केस इज लैम्डा इनटू n. गुड. ओके, इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम 1, 2 and 3 flux is E 2 pi r l, चार्ज एनक्लोज इज लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन 0. l और l हो गया कैंसिल, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाय r. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय r. ये हो गया एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर. ऑन द सरफेस की बात करोगे तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय कैपिटल R, और इनसाइड देखोगे तो वो आता है 0. गुड, डन. तो तीसरा एप्लीकेशन हम लोग अभी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. That's it for today.